अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था और लाइव भी आपको कुछ समझाया था, नोट शेयर किए थे कि सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट फॉर वायरस आइसोलेशन। तो वायरस आइसोलेशन के लिए सैंपल आप कैसे लेंगे, ठीक है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको पैक कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो जो लोग जिन्होंने नहीं भी अगर पढ़ा फर्ज करें तो जस्ट उसका क्विक जो है कह लें एक रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये इमेज आपके सामने जो है ये एक सैंपल कलेक्शन के लिए, स्पेशली वायरस सैंपल कलेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो इंडिकेट की हैं। तो ये फिगर में है ए क्या है, स्टीराइल फोर्सेप्स, सीजर, स्कैल्पल और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको किसी बर्ड का कह लें पोस्टमार्टम करने में इस्तेमाल होनी है, तो वो आप स्टीराइल करके अपने पास किट में रखेंगे। फिर स्टीराइल स्वैब्स, डिफरेंट टाइप के डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट स्वैब जो हैं वो ड्राई स्वैब भी हो सकते हैं, वो विद सम ट्रांसपोर्ट मीडियम भी हो सकते हैं। होपफुली आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज होता है ताकि जो स्वैब सैंपल है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम में रख दें और वायरस का जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों ड्यूरिंग शिपमेंट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो स्टीराइल स्वैब विद और विदाउट ट्रांसपोर्ट मीडियम आप रख सकते हैं। वायल्स कंटेनिंग वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया विद एंटीबायोटिक्स फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, तो साथ एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट मीडिया भी रखा जा सकता है। और ये जो स्वैब होते हैं इनके अंदर भी इनका अपना एक कंटेनर होता है, तो उसके अंदर भी आप ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपनी जो रिक्वायरमेंट है। फिर है डी क्या है कि बॉटल्स, ग्लास बॉटल फॉर फीसेस, ब्लड एंड अदर सैंपल कलेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट मीडियम, सही है। फिर है कि ई, ये इसी तरह ग्लास बॉटल्स हैं जिनके अंदर कोई फार्मलिन या बोइंस फिक्सेटिव सोल्यूशन डाला जा सकता है। अगर आपने कोई टिश्यू सैंपल लेना है और उसकी आपने हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी करनी है, वो हिस्टोपैथोलॉजी करनी हो वायरस सैंपल की, तो आप फिक्सेटिव भी आप रख सकते हैं साथ। फिर आ जाता है ब्लड कलेक्शन वायल हैं एफ में। ये कलेक्शन वायल्स डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट पे आप विद और विदाउट एंटीकोगुलेंट रख सकते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट के साथ हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो आप वायरस आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एंटीकोगुलेंट ऐड किया है तो उसको वायरस आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं किया तो वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, दैट विल बी यूज फॉर सीरम पर्पस, यानी कि सीरोलॉजी करने के लिए, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। फिर जी में दिखाया है, ये जी जो पैनल है कि नोटबुक एंड इक्विपमेंट फॉर लेबलिंग स्पेसिमेन, मीन्स आपके पास कोई पेन होना चाहिए ताकि आप जो सैंपल ले रहे हैं उसका कुछ रिकॉर्ड रख सकें, सही है। फिर आ जाता है जी एच में क्या है, स्वैब्स एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर वायरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो अगेन ये हम पहले भी डिस्कस कर गए हैं। जे है कूल बॉक्स, ये कूलर हो एक जिसके अंदर आप आइस पैक रख लें ताकि आप जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट है सैंपल को अंडर स्टैंडर्ड जो है कंडीशन यानी कि कोल्ड कंडीशन में मेंटेन करें। एंड देन फाइनली के जो सेक्शन इसमें दिखाया गया, हैवी ड्यूटी प्लास्टिक बैग्स फॉर पोस्टमार्टम मटीरियल। अगर आपने कोई पोस्टमार्टम किया है तो आइडियली आप उस पोस्टमार्टम किए हुए एनिमल, चिकन वगैरह है, तो उसको इस तरह के बैग में डाल के उसको फिर नॉट करके डिस्पोज भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर मेथड है एक, अगर आप सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, सही है। तो एनीवेज इस लेक्चर में हमने देखना है कि अगर आप सैंपल लेके आ गए हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सैंपल लेके आप लैब तक आ गए हैं, सैंपल आपने लैब तक पहुंचा दिया है, तो फिर नेक्स्ट क्या करना है। तो इसीलिए टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ, आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल्स फॉर वायरस आइसोलेशन।
कि आपने सैंपल जो ले आए हैं, अब उसके साथ करना क्या है, क्या किया जा सकता है, ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले, आफ्टर अराइवल इन द लेबोरेटरी सैंपल कैन बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली और रेफ्रिजरेटेड व्हेन इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। यानी कि आप फर्ज के सैंपल लेके बड़ी लेट आए हैं और उस दिन वर्किंग अब टाइम नहीं है, तो उसको फिर आपने ऐसे ही लैब में नहीं रख के चले जाना, उसको आपने प्रॉपर रेफ्रिजरेट करें। कुछ सैंपल होंगे आपको -80-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ेगा, कुछ जो होंगे उनको आप फ्रिज में रख सकते हैं, बट नॉट फॉर मेनी डेज, जस्ट फॉर फ्यू आवर्स, मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद फर्ज करें आप नेक्स्ट डे सैंपल प्रोसेस करने लगे हैं। सैंपल हम क्यों प्रोसेस करेंगे, पहली बात यह है कि वायरस का सैंपल, ताकि हम सैंपल को प्रोसेस करके हम उसको किसी सूटेबल मीडियम में या सूटेबल होस्ट में लगा दें वो सैंपल, ताकि वायरस ग्रो कर सके। वायरस आइसोलेशन की बात हो रही है ना, तो वायरस आइसोलेशन का मतलब कि आपने उस सैंपल से वायरस ग्रो करवाना है। ठीक है। तो वायरस ग्रो करवाने के लिए तीन ही ऑप्शंस होते हैं, या तो सेल कल्चर में आप सैंपल प्रोसेस करके इनोकुलेट कर दें, या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग्स में लगा दें, या फिर तीसरा ऑप्शन है कोई ससेप्टिबल होस्ट, माइस हो सकते हैं, रैबिट हो सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंडिंग क्या वायरस है उसके साथ उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो फॉर इनोकुलेशन इनटू सेल कल्चर स्वैब्स आर शेकन इन द फ्लूइड मीडियम, feces are dispersed in again in fluid medium, and tissue samples are homogenized in a high speed blender। means अगर तो आपका सैंपल है टिश्यू, ठीक है, मीट हो सकता है एनिमल का, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर तो टिश्यू है तो उसको आपको करना पड़ेगा होमोजेनाइज, मीन उसको ग्राइंड करना पड़ेगा किसी ब्लेंडर के साथ, किसी टिश्यू होमोजेनाइजर के साथ, ताकि वो जो टिश्यू है, क्योंकि पता है वायरस जो होता है वो सेल के अंदर होता है। ठीक है। इंट्रासेलुलर है तो सेल डिस्टरप्ट होंगे तो वायरस रिलीज होगा। तो उस टिश्यू को होमोजेनाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, ये इसी लेक्चर में आगे चल के मैं जरा ब्रीफ करूंगा। तो उसको हम उसके लिए हम टर्म बोलते हैं होमोजेनाइज करना, यानी कि टिश्यू को बहुत ही बारीक सा ग्राइंड कर लेना ताकि उससे वायरस रिलीज हो जाए। तो अगर सैंपल हैं जस्ट स्वैब हैं, जैसे वो कॉटन स्वैब होते हैं, तो वो डायरेक्टली दे कैन बी शेकन इन दी फ्लूइड मीडिया। और ये फ्लूइड मीडिया क्या है, वही ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसके अंदर आपने सैंपल लेके आए हैं, तो सिंपली उसके अंदर शेक कर दें, देन वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाएगा। अगर वो फीकल सैंपल है तो अगेन उसको भी आप डिस्पर्स कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। टिश्यू के लिए आपको होमोजेनाइज करना पड़ेगा, उसके मेथड आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इस इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद आपने क्या करना है कि सेल डेब्रिस एंड बैक्टीरिया इफ दे आर प्रेजेंट इन द सैंपल, they are deposited by low speed centrifugation। they are deposited by low speed centrifugation, after which the supernatant is usually passed through a 0.45 micrometer syringe। तो इसमें क्या है कि बेसिकली फर्ज करें आपका स्वैब सैंपल था, तो जब आपने सैंपल लिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो नीट एंड क्लीन ही फ्लूइड होगा, उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, और कोई डेब्रिस वगैरह होगा, एनिमल के बाल वगैरह हो सकते हैं, कोई डंग मटेरियल हो सकता है, डिपेंडिंग के क्या सिचुएशन होगी वहाँ। तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे रिलेटिवली लो स्पीड पे, 4-5 हज़ार RPM पे। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकुलेट मटेरियल है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वो नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, और वो जो टॉप ऑफ द मीडिया होगा वो क्या है, क्लियर ट्रांसपेरेंट होगा वो। और वायरस जो है वो आपको आइडिया होगा कि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो वो इतनी स्पीड पे वो सेडिमेंट नहीं होता, तो वो सुपरनेटेंट में रह जाएगा। सही है। तो वो जो सुपरनेटेंट है उसको फिर फर्दर 0.45 माइक्रोमीटर सिरिंज, ये सिरिंज फिल्टर होते हैं, राउंड उनका होता है शेप, जिसको सिरिंज के आगे लगा लेते हैं, नीडल की बजाय उसके आगे वो फिल्टर लगा लेते हैं, और वो जो है सुपरनेटेंट उसको फर्दर इस सिरिंज फिल्टर से पास करते हैं। तो इस साइज से अगेन वायरस गुजर जाता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया स्वाय माइकोप्लाज्मा के वो रिटेन हो जाएंगे फिल्टर के ऊपर, यानी कि आपने एक किस्म की फिल्ट्रेशन कर ली है, और आगे जो फ्लूइड फिल्टर होके जाएगा वो
मोस्ट प्रोबेबली विल कंटेन दी सस्पेक्टेड वायरस, ठीक है, और बाकी सब नॉन वायरल जो चीज़ें हैं, ये कंटेमिनेशन है, वो सारी बाहर रह जाएगी। तो अब ये जो चीज़ आ जाती है फिल्ट्रेशन के बाद, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। और वो फिल्ट्रेट असल में वो चीज़ है जो कि आप इनोकुलेट करेंगे इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग या सेल कल्चर या फिर एनिमल में डायरेक्ट उसको इनोकुलेट कर देंगे। अगर आप फर्ज करें ये प्रोसेस नहीं करते जो अभी मैंने ऊपर बयान किए हैं, यानी कि फिल्टर से भी पास नहीं करते, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्ज करें एनिमल में लगाया है तो एनिमल जो है वो किसी अनवांटेड बैक्टीरिया से किल हो जाए या डेड हो जाए, ठीक है, और वायरस के ग्रो करने के लिए आपके पास होस्ट ही ना बचे, ठीक है। तो वो जो कंटेमिनेंट है उनको एक्सक्लूड करने के लिए हमने ये ऊपर वाले सारे स्टेप करने हैं, और एक रिलेटिवली प्योर फिल्ट्रेट जिसके अंदर सिर्फ वायरस हो सकता है वो आपने इंजेक्ट करना है। वो अब अलग चीज़ है कि वायरस का क्या इफेक्ट होगा अपने होस्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि सम ऑफ द ओरिजिनल सैंपल एंड द फिल्ट्रेट इज रिटेन्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड आर फ्रोजन एट -70, मीन्स के वो ओरिजिनल सैंपल फर्ज करें टिश्यू जो है उसका भी वो सारा नहीं हम प्रोसेस कर लेते, फर्ज करें आधा प्रोसेस करेंगे और आधा जो है हम -70 पे फ्रीज कर लेंगे, ताकि अगर कोई गलती हो गई हो प्रोसेसिंग के दौरान तो आपके पास कम अज कम कुछ ना कुछ सैंपल मौजूद हो दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए, सही है। और इसी तरह जो फिल्ट्रेट आया -0.45 माइक्रोमीटर फिल्ट्रेशन के बाद उसको भी हम कुछ आगे इनोकुलेट कर देंगे ससेप्टेबल होस्ट में, और कुछ को हम एज अ बैकअप रख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन जैसे मैंने बता दिया, फिल्ट्रेट इज इनोकुलेटेड इनटू सेल कल्चर या चिकन एम्ब्रियोज या माइस, वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस है, सही है। तो ये तो है एक इनिशियल प्रोसेसिंग कि आप वायरस सैंपल जो लेके आए हैं उसके साथ आप लैब में क्या कर सकते हैं, एनिमल में इनोकुलेट कैसे करना है, सेल कल्चर में कैसे करना है, एम्ब्रियोनेटेड एग में कैसे करना है, ये आपके अगले टॉपिक हैं, वो हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो मैंने बातें की यहाँ तक, ये सारी एक जनरलाइज्ड कह लें एक कंसेप्ट है या तरीका है। आगे फिर डिपेंडिंग कि वायरस कौन सा है उसके स्पेशलाइज्ड मेथड भी हो सकते हैं। बेसिक यही होगी लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकती है। वो जो साइंटिस्ट हैं जो एक खास वायरस पे काम करता है तो वो उसके लिहाज से उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके नोट्स में शामिल किया है। ये WHO CDS जो है उनका डॉक्यूमेंट है फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है पोल्ट्री का भी हो सकता है, इक्वाइन का हो सकता है, इवन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, जो इंटरेस्टेड हो पढ़ सकता है। ऐसा चाहिए आपके प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है। आपने यहाँ से देखना है कि what we can do with the clinical material which has been taken from the respective patients for virus isolation। तो क्या ऑप्शन है? नंबर 1 नेजल स्वैब, ट्रेकियल स्वैब, क्लोएकल स्वैब एंड फीकल स्वैब। ये सब में ये वायरस पाया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, अगर वो सैंपल फ्रोजन है तो उसको था इफ नेसेसरी मीन्स उसको पिघलने दें, एंड देन ऐड 1/10th वॉल्यूम ऑफ 10 टाइम कंसंट्रेटेड एंटीबायोटिक्स। तो अब ये एक मॉडिफिकेशन है जो जनरलाइज मेथड में नहीं बताई। तो उसमें होता क्या है कि हम 10 टाइम कंसंट्रेटेड एंटीबायोटिक का सोल्यूशन बना के रखते हैं। एक एंटीबायोटिक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो एंटीबायोटिक क्यों ऐड की होंगी, यानी उसका सोल्यूशन क्यों बनाया होता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ वायरस बचे आपके सैंपल से जो हम फ्लूइड निकालेंगे या प्रिपेयर करेंगे, और जो बाकी जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो किल हो जाए बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो 10 टाइम क्योंकि एंटीबायोटिक की कंसंट्रेटेड है तो वर्किंग कंसंट्रेशन हमेशा 1 टाइम होती है। तो एक 1 ml वॉल्यूम आप इस एंटीबायोटिक का लेंगे और 9 ml जो है बाकी वो आपका सैंपल होना चाहिए, सैंपल फ्लूइड होना चाहिए, सही है, इसलिए 1/10 वॉल्यूम लिखा है। फिर आपने क्या करना है कि एजिटेट 1 × 2 ml कलेक्शन वायल विद स्वैब इन वर्टेक्स मिक्सर। तो वर्टेक्स मिक्सर ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे लैब में, ये कोई भी चीज़ें तेज़ी से हिलाने के लिए यूज़ होता है। तो 1 से लेकर 2 ml कलेक्शन वायल जिसके अंदर सैंपल है
उसके अंदर यानी जो भी फ्लूइड होगा वो उसके अंदर स्वैब इमर्स किया हुआ होगा, तो उसको आप अच्छी तरह यानी शेक कर लें ताकि स्वैब से जितना भी वायरस कंटेनिंग मटेरियल है वो फ्लूइड में आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इंक्यूबेट एट 30 मिनट ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। फिर कोलेक्टल सैंपल या फीकल सैंपल है हो तो उनके लिए क्या करना है, स्वैब सैंपल कैन बी डायरेक्टली फील्ड इनटू ए सिरिंज एंड देन डायरेक्टली फिल्टर थ्रू ए 0.45 माइक्रोमीटर सिरिंज फिल्टर। जो चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन करके आऊँ, क्योंकि ये फीकल सैंपल या कोलेक्टल सैंपल जो है इसको ग्राइंड करने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो ये आप और वो ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर होगा, तो वो फ्लूइड जो आपने सिरिंज में डाल लेना है और ये सिरिंज फिल्टर से उसको पास कर लेना है। और उसके बाद इनोकुलेट द फिल्ट्रेट एंड स्टोर द रिमाइंडर एट -70। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर टिश्यू सैंपल हो तो फिर क्या करेंगे कि ग्राइंड द टिश्यू इन ए स्टीराइल ग्लास ऑन ग्लास टिश्यू ग्राइंडर। ये ग्लास ऑन ग्लास टिश्यू ग्राइंडर जो है ये अगेन मैं अभी नेक्स्ट पार्ट जो है लेक्चर का उसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये ग्राइंडर जो है क्या है, ग्लास ऑन ग्लास, वो उसके अंदर आप ये टिश्यू है उसको ग्राइंड कर लेंगे, ट्रिचुरेट कर लेंगे उसको। और ग्लास ऑन ग्लास ग्राइंडर नहीं है तो दिस ग्राइंडिंग कैन बी डन इन ए स्टीराइल पेसल एंड मोर्टर या मोर्टर एंड पेसल। पेसल किचन के लिहाज से इसको हम कुंडी डंडा भी कह देते हैं। तो लैब में ये सिरेमिक्स के बने होते हैं मोर्टर एंड पेसल, तो उसके अंदर भी आप टिश्यू को ग्राइंड कर सकते हैं। और उस ग्राइंडिंग के दौरान यू कैन ऐड क्रश्ड ग्लास फ्रॉम ए पास्चर पाइपेट, यानी ग्लास की बनी हुई जो पास्चर पाइपेट होती है उसको भी ब्रेक करके उसके अंदर ग्राइंड करते हैं ताकि वो जो ग्राइंडिंग है ना वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। और मेक ए 10% सस्पेंशन विद द ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये जो उस वायरस के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है उस वो फर्ज करें आपका मटेरियल 10 ग्राम है टिश्यू का ग्राइंडिंग के बाद, तो आप उसको अप टू 100 ml कर दें उसमें, बाकी यानी कि ट्रांसपोर्ट मीडियम उसमें ऐड कर दें। तो इस तरह ये चीज़ जो बनेगी उसको हम कहते हैं ये 10% सस्पेंशन बन गई है टिश्यू की, ठीक है। तो टिश्यू सैंपल को इस तरह आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, यानी ये टिश्यू की प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। इनिशियल ग्राइंडिंग के बाद आप उसमें अगेन 1/10 वॉल्यूम और 10 टाइम एंटीबायोटिक मिक्सचर ऐड कर देंगे एंड देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि जो सेडिमेंट है टिश्यू वगैरह वो नीचे बैठ जाए और वायरस कंटेनिंग जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर आ जाएगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद अगेन 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर सिरिंज फिल्टर से पास कर लें ताकि बैक्टीरिया भी बाहर रह जाए और जो प्योर फिल्ट्रेट कंटेनिंग वायरस जो है उसको आप सेल कल्चर में लगा दें या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग में लगा दें। तो यहाँ पर उसने जिक्र नहीं किया कि किसी एनिमल में लगाएं, क्योंकि ये वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके लिए ऑप्टिमाइज जो है वो या एक स्पेशल सेल कल्चर होगा या फिर चिकन एम्ब्रियोनेटेड एग्स होंगे। और रिमेनिंग जो भी फिल्ट्रेट है उसको -70 पे लगा दें, ठीक है। ये शुरू में जो इंट्रोडक्शन इसमें लिखा हुआ MDC के ये सेल्स होते हैं, खास किस्म का सेल कल्चर है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये जो इधर लिखा है ना कि इनोकुलेट इनटू सेल कल्चर, तो समझो कौन सा सेल कल्चर है, MDC के। तो तो ये तो एक एग्जांपल के साथ मैंने अब बता दिया कि वायरस सैंपल को प्रोसेस करके आप कैसे उसको प्रोसीड करना है। तो यहाँ तक आपका जो एक आधा पार्ट है लेक्चर का वो कंप्लीट हुआ है। तो अब जो रिमेनिंग लेक्चर का पार्ट है उसमें हम ये टिश्यू जो होमोजेनाइजर है, अभी मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की ग्लास ऑन ग्लास टिश्यू होमोजेनाइजर या पेसल एंड मोर्टर, तो वो उनकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। वो डिफरेंट टाइप के सैंपल के लिए डिफरेंट टाइप के ये जो टिश्यू होमोजेनाइजर हैं वो यूज होते हैं। तो इसको आपने जरा ब्रीफली देखना है, ये नोट्स में तो काफी सारा लिखा हुआ है लेकिन आपने जस्ट इसकी जितना कि मैं बोल रहा हूँ आपको इतना ही पता हो तो वो काफी है। तो सबसे पहले जो कॉमन टिश्यू होमोजेनाइजर है उसको हम कहते हैं मोर्टर एंड पेसल। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ये मोटर है और ये जो डंडा है इसको पेसल कहते हैं। तो सिरेमिक्स के बने होते हैं, हो सकते हैं पत्थर के बने हो सकते हैं यानी हार्ड स्टोन, और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल आपको बता दिया कि आपने जो टिश्यू है उसको ग्राइंड करना है और उसके साथ आप या तो स्टीराइल सैंड जो है उसको स्टीराइल कर लें हॉट एयर ओवन में, या फिर आप
जो क्या उसे कहते हैं ग्लास, ब्रोकन ग्लास, वो भी इसके साथ यूज करें ताकि अच्छी तरह से टिश्यू होमोजेनाइज हो जाए। अब इसके अलावा जो फर्दर सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं उनमें कमर्शियली बनाए जाते हैं खास किस्म के होमोजेनाइजर। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं डाउस ग्लास टिश्यू होमोजेनाइजर, यानी कि ग्लास का टिश्यू होमोजेनाइजर है। इसके अंदर ये इसका पैसल खास किस्म का है, इसका जो मोटर है वो अगेन इस तरह का पैसल है, उसी के साथ फिट होने के लिए वो मोटर है उसका। तो मेन चीज ये है कि बोथ आर मेड फ्रॉम ग्लास, आर बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। तो इस ये कह लें साइज में छोटे हैं, तो ये छोटा छोटे टिश्यू के पीसेस जो हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं। ये मोटर के अंदर इधर करके आप अपना सैंपल डालें, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो सकता है, वो ब्रेन टिश्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा सैंपल है। तो इसको इसके साथ आराम से ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, ये ऑटोक्लेवेबल है, और मेन चीज ये है कि ये ग्लास एंड ग्लास ऑन ग्लास यानी दोनों ग्लास के बने हैं। तो इसी तरह फर्दर एक है पोटर एल्वेजम टिश्यू होमोजेनाइजर, ये कमर्शियल नेम है बेसिकली, इनके जो कंपनी बनाती है उन्हीं के नाम है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन ये ग्लास ऑन ग्लास नहीं है, ये ऊपर मेटल का है, ये देख रहे हैं मेटल है। और इस मेटल के जो पैसल है इसके आगे थोड़ा सा ये पोर्शन वाइट सा नजर आ रहा है, ये PTFE टिप होती है उसकी, यानी कि PTFE क्या है, जैसे वो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसके ऊपर वो जो नॉन स्टिक मटेरियल लगा होता है, बेसिकली उसको कहते हैं PTFE या पॉलीइथाइलीन टेट्राफ्लोरोएथाइलीन। तो सिंपली टेफ्लॉन या नॉन स्टिक मटेरियल कोटेड होता है उसके और ग्लास मेटल रॉड के एंड पे। तो बाकी जो मोटर है वो अगेन ग्लास का ही है, तो इधर करके आप सैंपल रख सकते हैं अपना, और इसके साथ आप उसको ग्राइंड कर लेंगे। सही है, तो ये एक टाइप है। फिर आ जाता है बायोमेशर सिंगल यूज होमोजेनाइजर। तो ये अब क्या चीज है बायोमेशर सिंगल यूज होमोजेनाइजर? तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं, तो इसका एक पार्ट होता है ये एप एंड डार्क ट्यूब जैसे होता है, कलेक्शन वायर इसे कहते हैं। ये जो एक पार्ट है इसको हम कहते हैं फिल्टर, फिल्टर होल्डर। इसके अंदर इधर करके एक खास किस्म का फिल्टर होता है जिसका खास पोर साइज होगा, जैसे इधर लिखा हुआ 80 to 145 माइक्रोमीटर फिल्टर। और फिल्टर के ऊपर ये जो प्लास्टिक है ये समझ लिए पैसल है इसका, जो कि प्लास्टिक का ही पैसल है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी सैंपल हो, प्लांट टिश्यू हो सकता है, एनिमल टिश्यू हो सकता है, छोटा सा उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चंक जो है वो आप इस जो फिल्टर कंटेनिंग है पार्ट उसके अंदर रख देते हैं, इसके साथ उसके ऊपर उसको ग्राइंड करते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, इस दोनों की जो असेंबली है उसको इसके अंदर रख के, इसके अंदर आप कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम ऐड कर दें, तो जितना भी वायरस वगैरह रिलीज हुआ होगा टिश्यू की डिस्ट्रप्शन से, वो सारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इस एप एंड डार्क ट्यूब के अंदर चला जाता है। उसको आप आगे फर्दर इनोकुलेट कर दें जो भी आपका ससेप्टेबल होस्ट है। तो इसको हम कहते हैं बायोमेशर या सिंगल यूज होमोजेनाइजर। ठीक है, तो ये एक टाइप होगी। फिर एक है होमोजेनाइजर खास किस्म का, उसको कहते हैं 10 ब्रॉक क्लास टिश्यू होमोजेनाइजर। तो ये भी पहले वाले जो हैं होमोजेनाइजर उनकी तरह ही है, यानी कि दोनों ग्लास के बने हैं, लेकिन इसका जो पैसल है उसकी एक खास फीचर ये है कि इसके अंदर पोर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर होल है। उस होल का मकसद क्या है कि उसके अंदर आप स्मॉल कोल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं या थोड़ी सी बर्फ आइस इसके अंदर पैक कर सकते हैं। तो मकसद उसका क्या है कि जब ग्राइंडिंग करेंगे आप इस छोटी सी कह लें लोकेशन में, जब सैंपल रख के इसको ऊपर से ग्राइंड करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कुछ सैंपल ऐसे हो सकते हैं कि इतनी सी हीट भी उनके लिए वो जो वायरस को किल करने के लिए मतलब काफ़ी हो सकती है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा एक प्रिकॉशन है कि इसके ऊपर आप बर्फ ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर इसलिए होल है, यानी पैसल कंटेन्स होल। बाकी ये ग्लास के ही बने हैं, बाकी जैसे पहले बताया उसी तरह है। तो लास्ट में जो एक होमोजेनाइजर है उसको हम या तो कहते हैं अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर या सोनिकेटर भी कहते हैं। तो एक ऐसा सोनिकेटर या होमोजेनाइजर उसका नाम है ओमनी सोनिक रप्टर 400। तो ये एक कमर्शियल कंपनी है, उसका अपना नाम है, जनरली हम उनको सोनिकेटर ही कहते हैं या
अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर कहते हैं। ये जो नाम है ये कमर्शियल कंपनी का अपना दिया गया नाम है। तो ये कैसा होता है ये हम देखते हैं। ये आपको मैंने इमेज में दिखा रहा हूँ कि ये एक होमोजेनाइजर है, ठीक है, जिसका एक पार्ट है जिसको हम जनरेटर कहते हैं। ये इसका स्टैंड है, ये इसका एक मेन पार्ट है। ये मैं अगली डायग्राम में ज़्यादा क्लियर है कि जनरेटर, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। ये इसका कन्वर्टर पार्ट है और ये इसका, इसको प्रोब भी कहते हैं या हॉर्न भी कहते हैं। तो ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर या सोनिकेटर। तो जैसे कि नाम से जाहिर है सोनिकेटर या अल्ट्रासाउंड होमोजेनाइजर मींस इसमें साउंड वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी साउंड वेव्स यूज होती हैं टू डिसरप्ट द टिश्यू। तो वो कैसे साउंड वेव्स कह लें यूज हो सकती हैं टिश्यू को डिसरप्ट करने के लिए, टिश्यू को ब्रेकअप करने के लिए। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। आपको भी ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मटेरियल जितना मैं बोल रहा हूँ आपने उतना ही इसको याद कर लेना है। तो पहले सर जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें कि एक इसका जनरेटर पार्ट है जो जिसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इसके साथ उसके उस ये एक हैवी जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर के साथ ये कनेक्टेड होता है इस पार्ट के साथ, ठीक है। और ये पार्ट जो है आगे फिर इसके साथ इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम इधर आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है कन्वर्टर पार्ट। ये आगे उसकी प्रोब है जो कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप कर सकते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर क्या कहते हैं ये टिश्यू कंटेनिंग सोल्यूशन भी हो सकता है। ये कोई वैक्सीन बनानी हो तो वैक्सीन का एडजुवेंट होता है ऑयल वगैरह, तो और एक्वस पार्ट और ऑयली पार्ट जो आपस में इजीली मिक्सअप नहीं होते तो उसको मिक्स करने के लिए भी यूज होता है। इसके डिफरेंट यूजेस हैं। तो एनीवेज प्रोब को ऐसे टिप इसके अंदर डिप कर देते हैं। तो साइंस इसकी क्या है बेसिकली कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो पार्ट है जनरेटर, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ये पैनल है, ये डिफरेंट पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। वो पैरामीटर क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि और फिर जब ये एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी हाई वोल्टेज एनर्जी प्रोवाइड होगी इस पार्ट को कन्वर्टर को, तो ये कन्वर्टर को कन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होती हैं, खास किस्म की क्रिस्टल्स। तो वो जब इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं, शेक होती हैं और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू हाई फ्रिक्वेंसी साउंड एनर्जी में, ठीक है। साउंड में कन्वर्ट होती है। वो जो साउंड है वो वाइब्रेशन पैदा करती है इस जगह पे और वो वाइब्रेशन जो है इस पार्ट से होती हुई यहाँ तक पहुंचती है। यानी कि जो प्रोब है इसकी टिप है ये फिर उस हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी या साउंड की वजह से वाइब्रेट करती है, लेफ्ट राइट ये वाइब्रेट करेगी। और ये इतनी यानी कि फोर्सफुल वाइब्रेशन होती है कि वो जब टिश्यू के साथ टच भी होगी तो वो टिश्यू जो है वो उतने हिस्से में टिश्यू ब्रेक हो जाता है। यानी कि टिश्यू ब्रेक होकर उसके अंदर के जो भी वायरस के सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इवन वो सेल टिश्यू में आ सकते हैं, उसमें फ्लूइड में आ सकते हैं। वायरस तो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा तो अब ये टेक्निक को ऑप्टिमाइज किया जाता है कि ये जो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ इसने वाइब्रेट करना उसको इधर से सेट किया जा सकता है। तो ये प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज कर लिए जाते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी से इसको वाइब्रेट करवाएं तो फलां टिश्यू से फलां वायरस जो है वो इजीली रिकवर हो सकता है। तो ये पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं। लेकिन आपने सिंपल इतना ही याद रखना है कि व्हाट इज सोनिकेटर, इसके पार्ट क्या हैं और हाउ इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हाई फ्रिक्वेंसी साउंड एनर्जी व्हिच कैन ब्रेक द टिश्यू और मिक्स द सैंपल्स। तो ये मैंने यूज दिखा दिया। ये टिप ऐसे फ्लूइड में लगाई जा सकती है। तो ये इसको प्रोब टिप कहते हैं। ये जो है इसको हॉर्न टाइप कहते हैं। ये जो प्रोब जो है ये इसको हॉर्न कहते हैं। ये जस्ट उसके साइज में बड़ा है इसलिए हॉर्न कहते हैं। और ये डिपेंडिंग कि किस तरह के काम के लिए यूज करना है अगर तो बीकर के अंदर टिश्यू है और फ्लूइड है तो ये डायरेक्ट इसको इसमें इमर्स किया जा सकता है। अगर आपके सैंपल छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर हैं तो उसको इस तरह के कंटेनर के अंदर ऐसे ये होल्डर लगा है उसके ऊपर, उसके साथ ये
जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं उसके अंदर आपका सैंपल है इंटरेस्ट का, वो इसके अंदर रखा जाता है और ये सारा जो सिस्टम है इस कंटेनर के अंदर ऐसे रख दिया जाता है और यहाँ पर पानी फिल कर दिया जाता है। तो जब ये हाई वोल्टेज पे ये वाइब्रेट करेगा, ये जो हॉर्न टिप है, तो वो एनर्जी जो है शिफ्ट होती है इनटू दिस सैंपल जो इन ट्यूब के अंदर है। तो वो जो एनर्जी है दैट इज इनफ टू ब्रेक द टिश्यू विद इन दीज ट्यूब्स। ठीक है, तो इस मेथड की वजह से जो सोनिकेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं कि डायरेक्ट सोनिकेशन क्या है कि आप डायरेक्ट प्रोब जो है वो सैंपल कंटेनिंग टिश्यू या फ्लूइड के अंदर आप इमर्स कर देते हैं, और यहाँ पर सैंपल जो है वो ऐसे ट्यूब के अंदर है और जो प्रोब उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, वो वाया वाटर मीडियम जो है वो एनर्जी उसको ट्रांसफर होती है। तो ये डिपेंड करता है टिश्यू कौन सा है और एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये बाकी ये अगेन इसका पूरा सेटअप है, जनरेटर, ये उसका कन्वर्टर और ये इसके आगे प्रोब लगा हुआ है। ठीक है, और ये वो फ्लूइड जिसको मिक्स करना है। तो मोस्टली इस तरह की जो चीज़ है वो वैक्सीन जब बनाई जाती हैं, किल्ड वैक्सीन, तो उसमें समझे वायरस कंटेनिंग जो सोल्यूशन होता है वो एक्वस होता है, उसके अंदर एक एडजुवेंट ऐड किया जाता है जो कि ऑयली पार्ट होता है। तो वाटर एंड ऑयल अमल्शन बनाने के लिए ये सोनिकेटर यूज होता है। तो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग ये जो है ये जो वाटर एंड ऑयल अमल्शन तैयार हो जाता है, यानी कि वो इतना ज्यादा उसको ब्रेकअप कर देता है पार्टिकल्स को कि अब वो पानी जो है ना वैक्सीन कंटेनिंग जो वायरस कंटेनिंग जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो वाटर से अलहदा नहीं होगा, वो बिल्कुल यकजान अमेजा एक बन जाता है। ठीक है, तो बाकी जो कि ये हाई एनर्जी साउंड वेव्स होती हैं, तो ये जो परफॉर्म कर रहा है काम उसके कानों को भी डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए साउंड इनक्लोजर इनके साथ अवेलेबल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये साउंड इनक्लोजर है, उसके अंदर ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है। तो जब भी ये काम किया जाता है तो ये इसका आगे डोर बंद कर देते हैं ताकि जो साउंड है वो इसके अंदर ही रहे। तो ये साउंड इनक्लोजर का बेसिकली मतलब क्या है कि वो जो साउंड है वो आपको आपके ईयर्स को डैमेज ना कर सके। तो ये सब डिफरेंट टाइप के जो भी सोनिकेटर होंगे उनके इनक्लोजर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी वायरोलॉजी लैब में पढ़ा हुआ है, अगर आप किसी को याद हो तो मैंने ये शुरू में गालबन थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ में इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे, तो आप में से किसी ने देखा भी होगा। तो इसको आपने सिंपली याद रखना है कि ये क्या है, सोनिकेटर है, अल्ट्रासाउंड होमोजेनाइजर भी कह देते हैं। तो ये इसके जरा थोड़ी सी मैंने डिटेल में बता दिया। बाकी सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे, चाहे वो ग्लास होमोजेनाइजर हो, पेसल एंड मोटर हो या ये सोफिस्टिकेटेड सोनिकेटर हो, ये सब का मकसद सिर्फ ये है कि जो टिश्यू सैंपल है जिसके अंदर वायरस हो सकता है उसको ब्रेक करना और सैंपल को प्रिपेयर करना। तो होपफुली मैंने आज के लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि वायरस कंटेनिंग सैंपल जो हैं उनको आप कैसे प्रोसेस करेंगे लैब में, ताकि हम नेक्स्ट होस्ट जो है सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग या एनिमल में कैसे वो फिर इनोकुलेट करेंगे, उसकी तैयारी का जो सारे मराहल हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो नेक्स्ट इनोकुलेशन का प्रोसीजर है वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में हो सकता है या सेल कल्चर हो सकता है, उसको हम पिकअप करेंगे।